हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 11 है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मरुस्तासमी और लौह स्तंभ। मरुस्तासमी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। ठीक, धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक कि आना काफ़ी मुश्किल था। ठीक, कुतुब मीनार के पास रैंप के सहारे आना बहुत मुश्किल था, हाँ, लौह स्तंभ के पास। ठीक, अपने इस अनुभव को मरुस्तासमी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक, कि वह कैसे कुतुब मीनार होते हुए लौह स्तंभ के पास कठिनाई के कारण कैसे पहुंचा। ठीक, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक, पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे। ठीक, और उन्हें तांबे के धातु कर्म मतलब धातु शोधन जिसे कहते हैं की जानकारी थी। ठीक, तांबे के बारे में। ठीक, उस समय लोहा की मतलब खोज नहीं हुई थी हड़प्पा में। ठीक, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया था, कांसा। जहाँ हड़प्पा वासियों कांस्य युग से जुड़े थे। ठीक, किससे, कांस्य युग से। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि खोटा लोहा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, पिटवा और ढलवा लोहा कहाँ पाया जाता है, और ये लोहे के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लौह स्तंभ। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब इसको देखते हैं। ठीक, लौह स्तंभ के बारे में पढ़ा जाए। लौह स्तंभ महरौली कहाँ, दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक, कितना है इसकी ऊंचाई, 7.2 मीटर। याद रखिएगा, वजन कितना है, 3 टन। इसका निर्माण कब हुआ था, लगभग 1500 साल पहले। ठीक, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। ठीक, अभिलेख से मिलते हैं। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश, अध्याय 10 में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ठीक, सोचिए कि इतने वर्ष हो गए और इसमें अभी भी जंग नहीं लगा है। सोचिए कितना अच्छा ये लोहा है। ठीक, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि इसमें किस शासक का जिक्र है, किसका है, चंद्र नामक का। और इसकी आश्चर्य क्या चीज़ है, आश्चर्यजनक वाली बात क्या है कि इसमें अभी भी जंग नहीं लगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। क्या है, टीला। आप बौद्ध स्तूप, ये सब स्तूप के बारे में सुना होगा। तो स्तूप का मतलब क्या होता है, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता यह है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। ठीक, रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, बुद्ध और उनके अनुयायी जो थे उनके शरीरों के अवशेष मिलते थे। जैसे क्या, दांत, ठीक, हड्डी या राख। ठीक, क्या मिलता था, दांत, हड्डी या राख, ये सब चीज़ें बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेष मिलते थे। या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ भी, जैसे कोई कीमती पत्थर या कोई कपड़ा या कोई सिक्की। ठीक, ऐसी चीज़ें। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मंजूषा। ठीक, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। क्या होता था, मिट्टी का टीला। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया जाता था, ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक, इधर आप कुछ देख सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, गोलाकार एक पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक, उसकी प्रदक्षिणा की जाती थी। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कृतियों से सजे होते थे। ठीक, ये देखिए रेलिंग है, ये पूरी इधर दिख रही है। ठीक, इसी से पे चढ़ के किया करते थे। ठीक, इसका प्रदक्षिणा।
मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। ठीक, पृष्ठ 105 ये देखिए यहाँ पे है अमरावती, पृष्ठ नंबर 105 पे भारत में ये अमरावती। ठीक, ये आज के कौन से राज्य में है? ठीक, आप कमेंट में बताइए। ठीक, और ये पहले किसकी राजधानी थी ये भी कमेंट में बताइएगा आप। ठीक, ये अमरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया था? यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक, कहाँ? अमरावती में। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक, काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक, इनकी विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह किसे कहते हैं? जिसमें भगवान की मूर्ति रखी होती है। ठीक, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक, भीतर गांव जिसे शिखर कहते थे। शिखर किसे कहते हैं? जैसे ये है अपना, ये शिखर हुआ, ये शिखर हुआ। ठीक, इसे शिखर कहते हैं। निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप जानते हैं आप? जहाँ पर खुला एकदम होता है, जहाँ पर यज्ञ होते थे। मंडप, शादी भी होती थी, उसे मंडप कहते हैं। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक, इकट्ठा होकर पूजा किया करते थे। आप लोग ने मूवीज में देखी होगी या असलियत में भी मंदिरों में देखा होगा। चलिए ऊपर यहाँ कुछ लिखा था, आइए पढ़ लेते हैं। ये यहाँ क्या लिखा है ऊपर? ये जो है सांची का महान स्तूप है। ठीक, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। ठीक, इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, अध्याय 4 में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, के जमाने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। जो रेलिंग है और प्रवेश द्वार ये बाद में शासकों ने बनाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेलिंग और प्रवेश द्वार किस शासक ने बनाया? अब इसमें नहीं है, आगे आप इसके बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक, बाएं जो है वो अमरावती का एक शिल्प कृति है। ये देखिए अमरावती का एक शिल्प कृति। अमरावती भी मैंने बताया था आपका कहाँ है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि ये दो हाथी हैं, ये कुछ लोग हैं। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुश्ती या मार लड़ाई की जा रही है। ठीक, और यहाँ पे ये लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक, ये लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। किससे बना था? पक्की ईंट और पत्थरों से। कब से? आज से 15 साल पहले। कहाँ है? भीतर गांव। और जो दाएं ऊपर है ये इसकी बात कह रहे हैं, महाबलीपुरम एक एकास्मिक मंदिर। ठीक, एकास्मिक मंदिर ये देखिए, इसी की बात कर रहे हैं। ये भीतर गांव में। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश माने मोनोलिथ कहा गया है। मोनोलिथ किसे कहते हैं? पहाड़ को काट के मंदिर बनाना कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। जिससे ईंटों से बनाए जो मंदिर होते थे उससे तो भिन्न होंगे ही, क्योंकि ईंटों जो थे उनको जोड़ के बनाया जाता था और ये जो पहाड़ थे इनको काट काट के बनाया जाता था। सोचिए कितनी मेहनत होती होगी उस समय। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते थे। आप समझ रहे हैं कुछ? जो हम लोग दीवार जब खड़ी करते हैं ईंट की तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये लोग जब पत्थर तराशते थे तो ऊपर से नीचे की ओर तराशते थे। ठीक, उल्टा। ये इंपॉर्टेंट है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? अब सोचिए कि आपको बस एक छेनी और हथौड़ी दी जाए और कहा जाए कि आप इस पिलर को तोड़िए, तो आप उसको, जबकि उसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ उसको कसके मार के तोड़ना है। लेकिन यहाँ पे उसकी एक आकृति देनी है, किसी देवी देवता या किसी की आकृति देनी है, तो सोचिए वो लोग कैसे उसको छेनी हथौड़ी या अन्य हथियारों से कैसे उसको बनाते होंगे। तो कठिन तो होता ही होगा। ठीक,
मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, सोचिए, इसकी सूची बनाओ। ठीक, और ये दाएं हैं जो इसकी बात कह रहे हैं, एहोल का दुर्ग मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि दुर्ग मंदिर कहाँ है, एहोल है में है। ठीक, और कब बनाया गया था, तो 1400 साल पहले। देखिए कैसे काट काट के बनाया गया। ठीक, ये देखिए कैसी देवी देवताओं की प्रतिमाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, चलिए आगे पढ़ते हैं कि किस तरह ये बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। ठीक, इसके लिए काफी धन खर्च होता है, वो तो होता ही है। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। भाई कोई आम आदमी तो ये बनवा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके खाने के लिए ही मिल जाए वही बड़ी बात है। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। ठीक, पहले अच्छे पत्थर तराशते थे, मिलते थे, फिर उनको खोद कर निकाला जाता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। ठीक, भाई अब तय किया कि हाँ यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो वहाँ पत्थरों को पहुंचाया जाता था। अब सोचिए उस समय कोई ट्रक रक होती नहीं होंगी, बस यही बैलगाड़ियाँ यही सब होते होंगे, तो कैसे पहुंचाते होंगे। ठीक, यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। ठीक, इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। ठीक, आप अगर मिस्र का पिरामिड देखेंगे तो वो पत्थर से ही बना है, तो सोचिए वो इतनी बारीकी से बना है कि उसमें अगर आप एक उसे कार्ड, क्या होता है, आई कार्ड, ठीक, आधार कार्ड जैसा, उसको अगर उसमें डालेंगे तो इतनी जल्दी नहीं उसमें जाएगा। इतनी सोचिए चिपका के बनाया गया है पत्थर से पत्थर। ठीक, अब तो शायद चला जाए क्योंकि काफ़ी टूट फूट चुका है। तो ये देखिए कैसे पत्थरों से बनाया गया होगा। सोचिए ये देखने में तो लग रहा छोटा सा, लेकिन इसको बनाने में कितने साल लग गए होंगे, पत्थर काट काट के। कितना खतरा होता होगा कि कहीं पत्थर गिर ना जाए तो किसी की जान चली जाए। भाई आज के समय अगर पत्थर गिर भी गया तो तुरंत मशीनें आके उठा लेती, लेकिन तब कम से कम 10, 15, 20 लोग मिलके तब पत्थरों को कहीं उठा पाते होंगे इसी तरह। ठीक, ये है बाएं, उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिली जो इमारत है को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। ठीक, ये देखिए प्रवेश द्वार, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। मैंने आपको बताया था कि भिक्षु कौन होते हैं। ठीक, पृष्ठ 14 पर चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। ठीक, अब जो पृष्ठ 14 था उसकी जो गुफाएं थी और जो अध्याय 2 में है गुफाएं पृष्ठ 14 पर, और इस गुफा में क्या अंतर है। ठीक, इस गुफा को जो है काट काट के अच्छे से बनाया गया है, और मैं अभी आपको पृष्ठ 14 का जो है वो गुफा अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, ये देखिए पृष्ठ 14, देखिए कैसे गुफाएं हैं। ठीक, और इसमें क्या अंतर है आपने देखा। उसको काट काट के कमरों के रूप में बनाया गया है और इसे काट काट के कैसे बनाया गया है। ठीक, वो मैंने दिखा दिया आपको, मैंने दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र, ये जो है दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय में एक चित्र का। ठीक, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि इस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। इसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। ठीक, आज के लोगों को करने को कह दिया जाए तो देखिए कितना कठिन हो जाएगा। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे तोरण जिसे कहते हैं, को बनाने का खर्च दिया था। ठीक, जो प्रवेश द्वार होता है आप देखते होंगे कुछ ऐसे बना होता है। ठीक, ये इसे कहते हैं। ठीक, ये ऊपर आपको दिख रहा है, इसे तोरण कहते हैं। ठीक, तो उसे बनाया गया होगा कहाँ, सांची का जो है दिखाया है। उनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं।
जिसे चंदा कहते हैं ना, मतलब चंदा इकट्ठा करके, या फिर कहते हैं ना कि मेरी श्रद्धा के अनुसार से मैं भी कुछ दूंगा, तो उन लोगों के भी नाम लिखा दिए जाते थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ठीक, आप देख सकते हैं, किसी दिन जाइएगा। अध्याय 8, पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिर तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाली विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। ठीक, अध्याय 8 पृष्ठ 83 में जो चित्र बना है मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, ये देखिए चित्र। ठीक, अध्याय 8 का चित्र ये देखिए, कैसे काट काट कर पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक, ये देखिए कैसा, ठीक, कैसे काट काट के कितनी मेहनत करते होंगे। देखिए कैसे काट काट कर एक एक चीज बनाते होंगे। चित्रकला, मानचित्र 7 में अजंता ढूंढो। अजंता, ये देखिए मानचित्र 7 है ये। ठीक, इसमें आपको अजंता ये दिखाया जा रहा है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ है अजंता? महाराष्ट्र में। ये है अमरावती, सातवाहन, अजंता। अजंता की गुफाएं क्यों फेमस है? क्योंकि बौद्ध लोग वहाँ रहते थे। ठीक, उन्हीं के लिए फेमस थी अजंता की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा मानचित्र 7 में अजंता की गुफाएं। अब आगे बढ़ते हैं कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, जहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ठीक, कलाकार अज्ञात हैं। आज भी है, कोई बिल्डिंग अगर कोई बनाता है इंजीनियर तो उसका नाम होता है, लेकिन जो ईंट पत्थर या कारीगर होता है उसका नाम थोड़ी ना आता है इतनी जल्दी। तो इसी तरह इनके भी नाम अज्ञात हैं। इधर लिखा है अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखा है उसका वर्णन करो। ठीक, ये देखिए, ठीक, एक देवी की मूर्ति है, ये चित्रकारी द्वारा दिखाया गया। ये देखिए, ठीक, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिक्कारम, ठीक, क्या शिल्पदिक्कारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ठीक, तब 1800 साल पहले इस महाकाव्य की शिल्पदिक्कारम नाम है इसका, और कहाँ की है? तमिल की, मतलब तमिल भाषा में की गई। और इसके रचनाकार है कौन है? इलांगो। इलांगो क्या है? रचनाकार, वही कवि है। इनमें कोवलम कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक, बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठ आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कि मतलब इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक दो प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी दिखाई गई कि एक आदमी था, ठीक, वो किसी दूसरी से प्रेम करने लगता है तो वहाँ चला जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उससे सच्चा प्रेम करती है। तो जब उसको मृत्युदंड राजा दे देते हैं, प्राणदंड, तो वो उसका पूरा, राजा का पूरा जो वंश था, पूरे मदुरै शहर था, उसका विनाश कर डालती है। ठीक, वैसे ये सब पूछता नहीं, लेकिन ऊपर पूछता है कि शिल्पदिक्कारम की रचनाकार कौन है और किस भाषा में लिखी गई है और कब लिखी गई थी। ठीक, अब ये देखिए, शिल्पदिक्कारम से लिया गया एक वर्णन। यह कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? ठीक, उसे कहा जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है? जो है, कनंगी कह रही है दुख से कि यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली
कि इस स्वर्णिम आभा में फूलमाता से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। अपने पति से कह रही है, क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा को तलवार निर्दोष नवगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। वह कह रही है अपने पति, उसका जो है उसी से कह रही है, ठीक, जो जमीन पर पड़ा है, ठीक, उसी से कह रही है कि क्या ईश्वर नहीं है जो मेरे निर्दोष पति को मर गए और ईश्वर कुछ नहीं कर पाया? क्या इसका मतलब ईश्वर नहीं है? यही सब वो बातें कर रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले इस्तनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? इस्तनार। कब? 1400 साल पहले। और किस क्या लिखा गया था? मणिखिनई, मिखनई, ठीक, लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ठीक, पहले खो गई थी 100 साल पहले मिली, 100 साल पहले। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, ठीक, इनकी कौन सी पुस्तक थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, किसमें लिखी थी? संस्कृत में। संस्कृत में लिखते थे। ठीक, मेघदूत के एक श्लोक, मेघदूत के रचनाकार भी कालिदास हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। ठीक, कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां रवि मीन सूरज होता है, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां जो है कवि पहुंच जाता है। इसे इसे लिखता है कि लोग हताश हो जाते हैं। ठीक, तुम्हारे बौछारों से मुलायम ही उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास की प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? हाँ, कालिदास जो थे वो प्रकृति प्रेमी भी थे। ठीक, देखिए कितना सुंदर वर्णन इन्होंने लिखा है कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की, तुम्हारे जो बौछार हैं उससे मिट्टी जो है मुलायम हो उठी, भीनी खुशबू से भरे, फिर हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर की पकाने वाली, ये पानी की बात बता रहे हैं, शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक, वो इस मिट्टी और इस पानी की वर्णन अपने जो है प्रेमी कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहानियों की संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म में से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की दृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ठीक, पुराण में अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी सुन सकते थे। क्या पुराण? पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनते आते हैं। ठीक, अब ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे स्त्री पुरुष उस जमाने में पढ़ सकते थे? ठीक, वेद नहीं पढ़ सकते थे लेकिन पुराण सुन सकते थे और पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। ठीक, दो संस्कृत महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत, ठीक, महाभारत और रामायण के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। महाभारत क्या, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक, आपने तो महाभारत देखी होगी अच्छी खासी। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप से जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास, व्यास कौन? वही वेद व्यास, जिन्होंने इसके रचयिता हैं, नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ चुके हो। ठीक, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, भगवत गीता में। ठीक, गीता के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ठीक, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, आप तो ये सब जानते होंगे। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक, संस्कृत के जो रामायण है उसके लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? जो हिंदी में पूरा अनुवाद किया था इनका,
कौन लेखक है? तुलसीदास जी। ठीक, ये पूछते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, उसके लेखक कौन है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। हाँ, पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। ठीक, आप अपने अपने राज्य में जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो उसको करिए। द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। ठीक, इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ठीक, कहाँ? स्तूपों की रेलिंगों और अजंता की गुफाओं में। ठीक, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, मैंने बताया था अभी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। चलिए कहानी पढ़ें। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ठीक, ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ठीक, ये बंदर कितने थे? 8,000 बंदर जो था अपने 8,000 अनुयायियों के साथ रहता था। ठीक, ये आम के पेड़ का फल बहुत प्रिय था इनको। ठीक, जो बहुत मीठे थे। ठीक, ये बहुत स्वादिष्ट थे, जो धरातल पर नहीं उगते थे, मतलब धरातल पर, धरती पे नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया। गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उससे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। ठीक, वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गड़ा। ठीक, गिर गड़ा, यहाँ गिर पड़ा होना चाहिए, गिर गड़ा लिखा है। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। ठीक, पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर में पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक, ये देखिए कैसे उकारा गया है। ये राजा है और ये बंदर है, और यहाँ पे बंदर देखिए कैसे बचा रहा है सब लोगों को। ठीक, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? ठीक, ये देखिए, ये वही हिस्सा है जब बंदर अपनी प्रजा को पार करा रहा था। ठीक, और इससे हमें ये भी लिखा कि यह हिस्सा क्यों चुना गया। ठीक, राजा देखिए कितना क्रूर था। ठीक, लेकिन जब यह उसको पता चला तो वह भी एक प्रेम भावना उसके अंदर जाग उठी। ठीक, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाया और बंदर को बचा नहीं पाया, इसीलिए ये सब दिखाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोल चीजों का ज्ञान करे, शास्त्र करे। ठीक, जैसे कि अपना ब्रह्मांड, इनके बारे में जानकारी ले। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। सोचिए, जो आज हम सैटेलाइट के माध्यम से जान पाए हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ये सब आर्यभट्ट जी ने बहुत पहले दे दिया था, जब ना सैटेलाइट थी, ठीक, और ना ही कोई मशीन थी ऐसी जिससे बताया जा सके। ठीक, सोचिए उनके पास कितना दिमाग था, मतलब कितने माइंडेड लोग थे उस समय। ठीक, तो धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य
कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाए। ठीक, पता लगाइएगा आगे और पढ़ेंगे भी इनको बारे में, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी और अच्छे से। शून्य, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। अब तक भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती का यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है शून्य। ठीक, जब जीरो दिया मेरे भारत। ठीक, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो कीजिएगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। आज से कई साल पहले भी आयुर्वेद जो था बहुत ही अच्छा था अपने यहाँ का। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, जो नालंदा है, ठीक, सोचिए वहाँ पर एक से एक चीज़ें जो था आयुर्वेदिक चीज़ें बनती थी। शायद कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उसमें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका इलाज ना हो। ठीक, लेकिन क्या किया जाए, नष्ट हो गई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी। ठीक, चरक कौन? अभी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि चरक कौन थे? ठीक, तो क्या थे? आयुर्वेदिक थे। ठीक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, कब के थे? तो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के। और सुश्रुत कौन थे? चौथी शताब्दी ईस्वी के चिकित्सक थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, ठीक, चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सक किसे कहते हैं? जर्राह, वही चीर फाड़ करने वाले की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। शल्य चिकित्सक, ठीक, ताकि यार चीर फाड़ करने वाले लोगों को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अन्यत्र, कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। ठीक, कमेंट में बताइएगा। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर पे मैंने बताया है कि कागज कहाँ चीन में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक, जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। ठीक, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि चीन में किया गया था। ठीक, यहाँ फिर से लिखा है, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। ठीक, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि का अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। ठीक, कागज के बारे में सोचिए, आज से 1900 साल पहले कागज की खोज हुई थी, कागज बनाया गया था। किसने बना था? काई लून नाम के व्यक्ति ने। इसके तुरंत बाद ही वह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद में ही आई। ठीक, ये अपना उपमहाद्वीप है, इसमें जो बगदाद हिस्सा है उसमें सबसे पहले कागज की जानकारी आई थी। ठीक, प्राचीन भारत की पांडुलिपियों किस चीज पर तैयार की जाती थी? ठीक, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था भोजपत्र, जिसे भुर्ज नामक पेड़ पे जो होता है उससे भोजपत्र जो है बनते थे और उसी की छाल पे लिखा जाता था, भुर्ज नामक ट्री। और ये भुर्ज इंग्लिश में बिर्च, बिर्च जो होती है वही। तो भुर्ज नामक जो भी पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल। ठीक, हिमालय में पाया जाता है। वो उसी से पांडुलिपियां उसी में लिखी जाती थी। ठीक, उसी से जो बनाया जाता था। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, उपयोगी शब्द क्या है? स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक, ये सब आप जानते होंगे। मंदिर, ठीक, चित्रकला, महाकाव्य जैसे महाभारत, कहानी जानते हैं, पुराण जैसे विष्णु पुराण। ठीक, गणित विषय है अपना, विज्ञान भी विषय है। ठीक, कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो। ठीक, अब आप कल्पना करिए कि आप मंदिर के एक मंडप में शादी करने के लिए बैठे हैं। अपने चारों तरफ का दृश्य आप बताइए। ठीक, अगर आप शादी में बैठे हैं, मंडप में शादी करने गए तो आपको कैसा है? लेकिन यहाँ पे मंदिर की बात है, लेकिन मंदिर में भी मंडप होता है, वहाँ भी शादी होती है, तो आप उसके बारे में बताइए। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये देखते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? आज से लगभग 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास का 1600 साल पहले, कालिदास की मतलब थे, लिखा था इन्होंने
अपनी पुस्तकें। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब कब हुआ था? आज से लगभग 1500 साल पहले। ठीक। दुर्गा मंदिर आज से कब बना था? लगभग 1400 साल पहले। ठीक। मुझे आप कमेंट में दुर्गा मंदिर बताइए कहाँ है, कह दीजिएगा। दुर्गा मंदिर मेरे घर के सामने है। निम्नलिखित में सुमेलित करो। स्तूप किसे कहते हैं? शिखर, मंडप, गर्भगृह, ठीक, प्रदक्षिणा पथ। देखो, जो मंडप होता है वहाँ मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह उसे कहते हैं। ठीक। और स्तूप जो शिखर होता है उसे गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, ठीक, एकदम चोटीदार, चोनदार, जिसे जैसे कि पहाड़दार, ठीक, उसे गर्भगृह कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, ठीक, स्तूप के चारों ओर तरफ वृत्ताकार पथ, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक। और क्या बचा है? गर्भगृह हो गया। गर्भगृह वह उसे कहते हैं जहाँ देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक, उसे गर्भगृह कहते हैं। और शिखर किसे कहते हैं? गर्भगृह ऊपर की लंबाई। ठीक। और स्तूप किसे कहते हैं? टीला। ठीक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। स्तूप कहते हैं टीला को। ठीक। शिखर कहते हैं गर्भगृह के ऊपर की लंबाई में निर्माण जो होता है उसे शिखर कहते हैं। मंडप, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, उसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह किसे कहते हैं? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, ठीक, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक। ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक, आप भरिएगा इसको। ठीक, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए आपका। तिथियों पर एक नजर आइए डालते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमति, तिथियों की जानकारी दी। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। ठीक, जैसे कि पुरापाषाण युग अध्याय 2 में है के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। ठीक। मेहरगढ़, ठीक, अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 साल पहले ईसा पूर्व दी गई थी। ठीक। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सब। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग आज से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। देखिए, जो सन होता है, मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर नहीं होती है वो चीज़ जल्दी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक, क्योंकि किसी बुक में कुछ और लिखा है, किसी किताब में कुछ और सन पड़ा है। ठीक, तो ये सब पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक। जनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। कहीं कहीं देखिए 321 है, कहीं कहीं 323 लिखा होता है। अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व के बीच। अच्छा, ईसा पूर्व के बारे में मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बनाया था कि ईसवी ईसा पूर्व, इसके मतलब क्या होता है कि ईसा के जन्म के पूर्व। ठीक। संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। ठीक। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईसा पूर्व ईसवी। ये भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब कोई भी पक्का नहीं पता। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी का परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वयं सांग का भारत आगमन कब? 630 से 663 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब? 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए। ठीक, एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। ठीक, समझ गए आप लोग? तो जो चीज निश्चित अभी नहीं है तो उसको एग्जाम में बहुत कम शायद पूछा ही नहीं जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 8 आप देखिए। ये लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये आप भारत का नक्शा देखिए। ठीक,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका, ये सब दिया गया है। आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक जो है ये अब समाप्त हुई है। अब आगे हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, आपका चैप्टर और आपकी क्लास 6 की बुक समाप्त हुई। धन्यवाद।